हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ आपकी क्लास 10 की हिंदी की बुक से लखनवी अंदाज चैप्टर जो है डिस्कस करूंगी और हम बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं इस चैप्टर को। लखनवी अंदाज जो है यशपाल ने लिखा है और इस जो है ये चैप्टर है, ये एक तरीके से व्यंग है। व्यंग मतलब क्या होता है? सटायर। ठीक है। व्यंग जो है जनरली हम जो है समकालीन जो समाज में स्थितियां होती है, मतलब उस वक्त समाज में जो चीजें होती है उसके ऊपर व्यंग करते हैं। तो व्यंग जनरली क्या होता है? टाइम स्पैन में रिलेटेड होता है, उस जमाने की बात होती है। जैसे कि आज के समय में जो चीज व्यंग हो सकती है, हो सकता है 20 साल के बाद वो हमें बात समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ना। क्योंकि व्यंग जो है बिल्कुल तुरंत का तुरंत, जैसे आपने अखबारों में भी कई लेख सुने होंगे, व्यंगकार व्यंग करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन पे, आज की जैसे समस्या है, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर जो है एक तरीके का व्यंग करते हैं लोग। ठीक है। उसको मतलब प्रेस करते हुए लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि इसकी मतलब इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अलग अंदाज में लिखते हैं। ठीक है। तो व्यंग जनरली हम उसी समय काल के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये जो लखनवी अंदाज है, ये पुराना लेख है। ठीक है। तो उस टाइम जो है यशपाल ने जो लखनवी अंदाज लिखा है, लखनवी अंदाज, लखनऊ के लोग जो है बहुत ही शालीन माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अदब और बहुत ही ज्यादा मैनर्ड माने जाते हैं। तो लखनवी अंदाज एक सटायर है कि इस तरीके का उठना बैठना, इस तरह का मतलब सोफिस्टिकेटेड, ओवर सोफिस्टिकेशन। लखनवी अंदाज का मतलब होता है, एक अगर हम जाएं तो लखनवी अंदाज का मतलब ओवरली सोफिस्टिकेशन, जरूरत से ज्यादा ही अपने आप को मतलब तूल देना, भाव देना, इस तरह के मतलब अजीब तरीके से रहना। ठीक है, कि हम ही सब कुछ हैं, इस तरह, इस टाइप से कि हम बहुत खास हैं। तो ये एक व्यंग है। और लेकिन ये जो लिखा गया था, ये उस वक्त लिखा गया था। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जो उस समय यशपाल के जो समकालीन लेखक थे, वो क्या करते थे ना, पिक्चर बनाने के लिए या उपन्यास लिखते थे। और उपन्यास में, जैसे हम आजकल की पिक्चरों के बारे में बात करते हैं ना, कि पिक्चरों में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, स्कूल कॉलेज, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया रहता। अचानक से हीरो आता है, वो दिखाते हैं बहुत रिच है, अचानक से उसका एक दोस्त आ जाता है, अचानक से मतलब पीछे बैकग्राउंड में हमें कुछ पता ही नहीं रहता है, और अचानक से उसका एक दोस्त आके अफगानिस्तान में उसको बचा लेता है, उसका बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं। तो उस तरह की कहानी जो बिना सिर पैर के, बिना प्लॉट के ही कहानी लिख दी गई है। तो आजकल के मैक्सिमम पिक्चर्स ऐसे ही प्लॉट पे बन रही हैं आज के समय में। लेकिन जब ये लेख लिखा गया था, उस वक्त इस तरह की कहानी लिखने की शुरुआत भर हुई थी। तो उन कहानियों की बुराई करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए लखनवी अंदाज यशपाल ने लिखा था कि बिना प्लॉट के, बिना बैकग्राउंड के भी लिखी जा सकती कहानियां, नए जो कहानीकार है वो लिख रहे हैं। तो उसके ऊपर एक व्यंग है ये। लेकिन आज के समय में अगर हम इस लेख को देखें तो हम इसे एक स्वतंत्र रचना की तरह भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम व्यंग, लिखी गई थी, मकसद था व्यंग करना, लेकिन अब हम इसको एक स्वतंत्र रचना की तरह भी देख सकते हैं। तो दोनों पर्पज ये सर्व कर रही है। उस जमाने में इसने व्यंग का काम किया, लेकिन अब हमें ये एक सटायर के अलावा एक स्वतंत्र रचना की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील, पतनशील मतलब जो पतन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपने आप को जो है बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। अब जो बनावटी चीज है वो कितने दिन तक कायम रहेगी? जो चीज जो है बनावटी है, नकली है, वो बहुत दिनों तक आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है। असलियत सामने आ ही जानी है। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया है कि जो अमीर लोग थे वो एक बनावटी जीवन जीते थे। ठीक है। उतना कुछ था नहीं उनके अंदर खास, लेकिन दिखाते ऐसे थे कि जैसे कि बहुत हम खास हैं, बहुत जैसे रुतबा है हमारे पास, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। उनको एक ऐसी आदत पड़ चुकी थी अपने आप को शो ऑफ करने की। सो कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आज के समय में भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो ओवरली सोफिस्टिकेटेड अपने आप को दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वही सब कुछ है, उनके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो उसके ऊपर भी ये जो है लेख सटीक बैठता है आज के दौर में भी। तो
मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन जो है वो खड़ी थी स्टेशन जंक्शन पे और वो बस चलने ही वाली थी, हॉर्न दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। भाई आपको पता है सेकंड एसी में ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, दूर तो जाना नहीं था, लेखक को दूर नहीं जाना था, लेकिन उसने फिर भी सेकंड क्लास का टिकट लिया। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने सोचा कि दूर तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बचूं, क्योंकि सेकंड क्लास का है तो कम लोग मतलब उसमें चढ़ते हैं। तो उसको लगा कि मतलब आराम से जाऊंगा, कम भीड़ रहेगी, तो तसल्ली से अपनी नई कहानी, जो नया उपन्यास वो लिखना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं मंथन कर सकूंगा, सोच पाऊंगा। तो गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी बस चलने ही वाली थी। छूट रही का मतलब छूट नहीं रही थी, मतलब चलने ही वाली थी। छूट रही का मतलब चलने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। ठीक है, अनुमान के प्रतिकूल मतलब उलट। उन्होंने सोचा भाई सेकंड क्लास का है, कम लोग होंगे, लेकिन क्या देख रहे हैं, पूरा डिब्बा ही भरा हुआ है। तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब उसमें लोग नहीं थे, मतलब लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ जो है, उसको देख के लग रहा था कि लखनऊ से बिलोंग कर रहा है वो। इस तरह से कुर्ता पजामा सफेद रंग का एकदम चकाचक पहने हुए था। तो सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, अचानक से मैं चढ़ गया लास्ट में मोमेंट पे, सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो उसको बहुत वेलकमिंग नहीं था वो, जैसे ये चढ़ा तो ऐसे मतलब मुंह बनाया उसने, और ऐसा लगा कि उसने जैसे आके डिस्टर्ब कर दिया उसको। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही ऊंचा ऐसा समझते हुए उसको लगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। तो उसको लगा कि हो सकता है मेरी तरह ये भी नई कहानी लिखने के लिए सोच रहे हो कि अकेले में जाऊंगा ट्रेन में, या फिर सोच रहे हो कि खीरा मतलब एक मामूली सी चीज है। ठीक है, तो ये खीरा खाते हैं, मतलब इतने बड़े आदमी हैं और ये खीरा खाते हैं। कई सारे लोग बहुत सारी चीजें को पसंद नहीं करते खाना, वो केवल इसलिए खरीदते हैं कि उनको ये महंगी चीजें और लोग मुझे ये खाते देखें तो वो समझे कि मैं बहुत अमीर हूं, या मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूं, या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हूं। जैसे कई सारी चॉकलेट्स ऐसी आती है जिनका स्वाद जो है हमारे इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से नहीं है, हमें वो बहुत कड़वी लगती है। बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स आती हैं जिसको कि हम पी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग उसको लेते हैं, बहुत महंगा भी मिलता है, और फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया साइट्स पे डालते हैं। या इस तरह के कपड़े भी मिलते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, शूज मिलते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, स्टिल लोग उसको खरीदते हैं जस्ट कि वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम इस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो कई बार ये खीरा इतना मामूली था, तो उसको लगा कि भाई ये मुझे खीरा खाते देखेगा, मैं इतना बड़ा नवाब, तो उसको थोड़ा सा छेप आया। ठीक है, तो ये चीज लेखक ने महसूस कर ली। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब मेरे साथ बातचीत करने के लिए, या मेरे साथ सफर कर रहे हैं तो थोड़ा आदमी एक होता है ना कि चलो बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हाय हेलो ऐसे करके, तो उसको लगा कि ये मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो मैंने भी सोचा कि भाई सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है हमसे मिलने घुलने में, तो हम क्यों जबरदस्ती उससे मिलने घुले। तो ये मेरा आत्मसम्मान है कि जब मुझसे कोई कट रहा है तो मैं भी उसको जबरदस्ती ना बात करूं, उससे जबरदस्ती, तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखूं। तो मेरा ये आत्मसम्मान है। ठीक है, तो थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत, खाली बैठे थे, थाली एक पुरानी लैंग्वेज है, खाली को ठ भी लिखते हैं। ठीक है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब मैं खाली बैठा था तो ये सब जो है मैं भी ओवर थिंक कर रहा था। लेखक बोला कि मैं भी सोच रहा था, पता नहीं कौन सी सोच सही है कौन सी नहीं, बट अब खाली बैठा हूं तो ये सब चीजें दिमाग में आ ही रही हैं। संभव है, हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। ठीक है,
तो अब वो नवाब थे तो हो सकता है वो भी झेप रहे हो कि भाई नवाब साहब है, इनको तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, ये सेकंड क्लास में कैसे चल रहे हैं, सेकंड क्लास में तो हम मामूली लोग चलते हैं। तो हो सकता है ये भी सोच रहे हो, वो लेखक ऐसा सोच रहा है। ठीक है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब मेरे सामने कैसे खीरा खाएं कि भाई खीरे जैसी मामूली चीज खा रहे हैं, कोई महंगी चीज होती तो चलो दिखा दिखा के खाते भी कि देखो ये देखो मैं कितना सोफिस्टिकेट। अब खीरा तो अब कनकियों मतलब ऐसे तिरछी तिरछी नजरों से, ठीक है, अब कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब बहुत देर तक नवाब साहब गाड़ी के बाहर खिड़की से देखते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। अच्छा आप हैं, आदाब अर्ज, आदाब मतलब एक सैल्यूटेशन है, हेलो टाइप से। ठीक है, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब ने ही पहल की और इनसे पूछा कि आप खीरा खाएंगे, शौक फरमाए। लखनऊ का एक उर्दू की अदब और इस तरह की उर्दू की लैंग्वेज है ये। ठीक है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब ये सोच रहे थे कि नवाब साहब अचानक से इतना मतलब लीनियंट कैसे हो गए, इतना मतलब अच्छा कैसे बिहेव कर रहे, देखने से तो बड़ा अकड़ू लग रहे थे। भाप लिया, आज शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो इसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हूं, थैंक यू। ठीक है, तो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। ठीक है, अच्छे से धोया, तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाले। जैसे खीरों को रगड़ के झाग निकालते हैं ना, वैसे किया उन्होंने। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो अच्छे से काट काट के खीरों को सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। वो बताते हैं ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पे ऐसा मिलता है, खीरे के साथ में जीरा और नमक और मिर्ची का पुड़िया मिलता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत मतलब अच्छी तरीके से, करीने से मतलब अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्टाइल से करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। मतलब इमेजिन करके खीरा मतलब काट रहा हूँ। कई बार जो चीज आपको बहुत पसंद होती है तो उसको जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रिपरेशन के दौरान ही आपके मुंह में पानी आने लगता है और आतुरता दिखती है कि जल्दी से इसे खा लूं, हाँ बड़ा बढ़िया लगेगा। तो ऐसा रसा स्वादन मतलब खाने की इच्छा प्रबल हो रही थी। तो हम कनखियों से देख रहे थे, लेखक जो है ऐसे ऐसे तिरछी नजरों से कर करके देख रहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, अपने आप को बड़ा रिच समझता है, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। अब लेखक सोच रहा है कि भाई सोचा था कि सेकंड क्लास में जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन अब देखो सबके सामने, मेरे सामने ही खीरा काट के खा रहे, यानी मैं एक आम इंसान हूं और मुझे भी पता चल गया कि ये नवाब है, लेकिन ये खाते क्या है, खीरा। तो ये इस तरह की सोच लेखक रख रहा है। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा एक वैरायटी है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, तो अब भाई नवाब साहब थे, उन्होंने एक बार फिर से उनको बोला कि आप प्लीज दीजिए। तो अब नमक में छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक को भी लालच तो आ ही रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, पहली बार में इनकार कर दिया था। अब आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया मतलब धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस वक्त इच्छा नहीं कर रही, इस वक्त भूख नहीं लग रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम मैं पचा नहीं पाता हूँ। किबला शौक फरमाया, आप जो है खाइए। ठीक है,
नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब इसने मना कर दिया। अब जो है नवाब साहब जो है देख रहे हैं अपनी खिड़की से, मतलब अपने खीरों को। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, दीर्घ मतलब लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली, मतलब ऐसे सूंघा और उसके जो खुशबू आ रही थी उसमें उसको महसूस किया। मुंह में पानी भर मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मुंह में पानी आ गया, इतना सुंदर खुशबू आ रही थी। तब नवाब साहब ने फांक को, जो खीरे का टुकड़ा था, खिड़की से बाहर छोड़ दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिया, खाया नहीं, सूंघ के फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, सूंघ सूंघ के फेंकते गया, खाया नहीं। ठीक है, तो नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, जिस चीज को तुमने मना कर दिया, तुमने क्या सोचा वो मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रईसी दिखा रहे हैं कि ये देखो इतनी अच्छी चीज है फिर भी मैंने उसे छोड़ दी। ये एक रईस ही कर सकता है, एक गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो अपनी रईसी झाड़ने के लिए, अपनी मतलब अपने आप को और बड़ा दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूं, कितना बड़ा हूं और कितना रईस हूं, कि ये इन सब के लालच में नहीं पड़ता हूं मैं। तो ये सब करने के लिए भी अंदर से बहुत ही दृढ़ संकल्प और बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं कि आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए, तभी ना आप कोई चीज त्याग कर पाओगे। तो ये दिखावे के चक्कर में इन्होंने ये सब छोड़ दिया, खीरा को छोड़ दिया, खाना नहीं खाया, फेंक दिया उसको। ठीक है, तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो खानदानी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो तमीज तहजीब जिसके ऊपर की लोग गर्व करते हैं कि ये होता है। तो ये भी अब सर पीट लिया लेखक ने कि बाप रे बाप, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। ठीक है, मतलब दिखावे के चक्कर में आदमी इतना ज्यादा कर पाएगा, इस हद तक जा पाएगा कि भूख लगी फिर भी खा नहीं रहा है। तो ये लेखक को एहसास हुआ कि नवाबों के लिए दिखावा या एक नकली जीवन जीने की जो लालसा है वो कितनी मतलब कितनी ज्यादा उसके प्रति उनका आकर्षण है कि हम इस तरीके से लोग हमें परसीव करें, हमें समझे या हमारे को इतनी ज्यादा इज्जत दें। तो इस चीज के लिए उनके अंदर इतनी ज्यादा जो है उसका मोह है कि वो अपने आप को भूखा भी रख सकते हैं। तो ये चीज देख के लेखक बहुत ही स्तब्ध हो गया। और हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर मतलब पेट की तृप्ति भी हो सकती है। मतलब हो सकता है भाई खीरे का स्वाद लेके फेंक दो, लेकिन क्या इससे पेट भरेगा? नहीं भरेगा। ठीक है, तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब उन्होंने डकार भी ली जबरदस्ती। ठीक है, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब लेखक ने कह दिया था कि मेरा मैदा खराब है, तो नवाब साहब को वो बात चुभ गई थी कि जब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है तो मैं तो नवाब हूँ, मेरे को तो बिल्कुल ही कर सकता है, मैं तो इतना सोफिस्टिकेटेड हूँ, आम आदमी को खराब। तो ये इस चीज को नवाब साहब ने बहुत दिल पे ले लिया और ये वजह थी कि उन्होंने आम आदमी के सामने खीरा न खाया और उसको फेंक दिया और बाद में उसको एक्सप्लेन भी किया कि ये खीरा जो है अच्छा तो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। लेखक की हाँ में हाँ मिलाई और अपने आप को भी बोला कि इसलिए मैंने भी नहीं खाया। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हूं। तो ज्ञान चक्षु खुल गए। अब लेखक अवाक रह गया। ज्ञान चक्षु खुल गए एक व्यंग है कि बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, इस हद तक भी जा सकते हैं, इतना भी गिर सकते हैं कि दिखावे की जिंदगी जीने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। उस वक्त लेखक जो है बिल्कुल अवाक रह गया। तो ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई
कहानी के लेखक पहचाने ये कौन है? तो खीरे की सुगंध नई कहानी के लेखक की उस समय के व्यंग्य है, मतलब बिना सिर पैर के काम करना, बिना किसी मकसद के काम करना, बिना मकसद के जीना, बिना प्लॉट के कहानी लिखना, मतलब बिना जो है उसका कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उसके अंदर सीख नहीं उस कहानी के अंदर, वो कहानी लिखने को हम कहते हैं नई कहानी के लेखक। उस वक्त लेखक जो इस तरह की आलतू फालतू उटपटांग कहानियां लिखते थे तो उनके ऊपर ये लेखक का एक व्यंग था, क्योंकि ये बड़े लेखक थे। ठीक है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? ठीक है। तो एक ये व्यंग है कि बिना खीरा खाए, बिना प्लॉट के, बिना कैरेक्टर के, बिना किसी जो है किसी भी घटना को बताए कि भाई इसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था, या उससे हमें क्या सीख मिली, फिर भी लोग कहानी लिख सकते थे। तो एक व्यंग भी था ये। तो आई होप कि आपको लखनवी अंदाज जो है लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।